नमस्कार, आदाब, आभार, अभिनंदन। मैं हूं अमिताभ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MK रोडवाली, जिसके चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 300 सब्सक्राइबर हैं। और मैं हूं इतिहास के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस प्रकार बंगाल के जो नवाब थे वह अंग्रेजों के सामने किस प्रकार झुकना पड़ा उनको, और किस प्रकार दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को भारत में स्थापित करने की कोशिश करी थी, और किस प्रकार दोस्तों उन्होंने अपना विस्तार को फैलाया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों अंग्रेजों का मैसूर के साथ संबंध कैसा रहा है। मैसूर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे दोस्तों तो प्रतापी शासक थे। एक था हैदर अली और दूसरा उसका बेटा हुआ दोस्तों टीपू सुल्तान। इसने दोस्तों भारतीय इतिहास को बचाने की कोशिश करी है। इन्होंने अपने तरीके से अच्छे तरीके से इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा है, लेकिन भारत के ही कुछ ऐसे छोटे छोटे राज्य थे जिन्होंने इनका सहयोग नहीं किया। इन्होंने सीधे सीधे अंग्रेजों का सहयोग किया, जिसकी वजह से मैसूर साम्राज्य जो था उसका पतन हुआ। और मैसूर साम्राज्य के पतन होने के बाद उनका भी पतन हुआ, और उनका पतन होने के साथ साथ दोस्तों अंग्रेज जो थे पूरे भारत में अपना कब्जा बनाया। और कब्जा बनाने के बाद इनका जो दक्षिणी वाला इलाका होता है यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्र रूप से इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इन दो प्रतापी शासकों के बारे में, और इसी के साथ में हम देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध कहाँ कब कब होता है और इसका परिणाम क्या होता है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको आज के बाद इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत होगी, ना तो आपको वीडियो देखने की जरूरत होगी। A to Z आपको सब कुछ याद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के सेंट्रल में बीजेपी की तरह उस समय पर मुगल वंश का शासनकाल चल रहा होता है, और शासनकाल मुगल वंश की जो सत्ता थी वो कमज़ोर पड़ चुकी थी। कमज़ोर पड़ने के बाद दोस्तों आपने देखा पिछली वीडियो में कि हमने समझा रखा है कि भारत में धीरे धीरे अब अंग्रेज़ों का आगमन होने लगा था। उन्होंने बंगाल वाले प्रांत पर और गुजरात वाले प्रांतों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसको दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अब धीरे धीरे दोस्तों ये लोग जो है पूरे भारत में अपना दबदबा बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय की बात है दोस्तों हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने साउथ में या दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार करी थी और इनका विस्तार इन्होंने कैसे किया था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और धीरे धीरे ये मजबूत होने जा रहा था, यानी कि भारत का जो दक्षिण वाला एरिया था ये हरिहर और बुक्का के साम्राज्य के चलते ये मजबूत होने जा रहा था, जो कि अंग्रेजों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का जो मार्ग था वो समुद्री मार्ग था, जो कि भारत का दक्षिणी एरिया है। और यहीं से दोस्तों व्यापार करके ये पश्चिमी देशों में ले जाके अपना जो प्रोडक्ट है विदेशों में बेचा करते थे। लेकिन भारत में ये जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य काफ़ी मजबूत होते जा रहा था, जो कि इनको अच्छा नहीं लगा था। विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था और ये दोस्तों छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ गया था। हैदराबाद अलग हो गया था, और दूसरा दोस्तों मैसूर अलग हो गया था, और तीसरा यहाँ पर देखेंगे कि कर्नाटक के ऊपर वाला एरिया जो है ये मराठों ने अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया था। छोटे छोटे प्रांतों में जब अलग हो गए तो इनकी शक्तियाँ भी बिखर गई। दोस्तों अंग्रेजों ने इनका फायदा उठाया और योजना बनाई कि हम मैसूर वाले एरिया को हम अपने में कब्जा करेंगे, ताकि हमारा जो मार्ग है वो पूरी तरह से खुल जाए और हम अच्छी तरीके से व्यापार कर पाए। छोटे छोटे प्रांतों में अलग अलग वंशों के राजा जो है राज्य कर रहे होते हैं। तो उसी समय पर दोस्तों जो मैसूर वाला इलाका होता है उसमें वाडियार वंश का शासनकाल चल रहा होता है, और वाडियार वंश में एक चिक्का कृष्ण राज नाम का एक शासन जो है राजा जो था वो शासन कर रहा होता है। और इसने दोस्तों अपनी पूरी सत्ता को दो प्रभारों में बांट रखी थी। एक का नाम था दोस्तों नंदराज और एक का नाम था दोस्तों देवराज। इन दोनों के हाथ में अपनी सत्ता को सौंप रखा था, जिसमें से दोस्तों एक व्यक्ति है जो दोगलापंथी कर ले जाता है। देवराज व्यक्ति है, यह अंग्रेजों के साथ में हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो सत्ता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। हैदर अली नाम का एक व्यक्ति था जिसने दोस्तों घुड़सवारी के रूप में अपने सैन्य संचालन करता था, उसी के दरबार में रहता था दोस्तों, जो कि बाद में हम देखेंगे कि हैदर अली जो है वो नंदराज को मार करके मैसूर वाले इलाके का पूरा साम्राज्य बनता है। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों हैदर अली का इतिहास, जो कि काफ़ी प्रभावी और प्रतापी शासक था। और उसके बाद उसका बेटा भी आता है टीपू सुल्तान, जो तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली था। हैदर अली का जन्म दोस्तों 1721 ईस्वी में हुआ था, और थोड़ी सी और डिटेल में जानेंगे तो 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। वाडियार वंश के शासन काल में दोस्तों जो हैदर अली था वह घुड़सवारी करके मतलब सैन्य शक्ति का संचालन कर रहा होता है, और धीरे धीरे वह देखता है कि वाडियार वंश के जो समृद्ध शासक थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो इसने मौका का फायदा उठा के जो नंदराज नाम का शासक था जिसके अंडर में यह काम करता था, इसको दोस्तों इसने मार देता है और खुद गद्दी पर बैठता है और साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। 1761 ईस्वी में दोस्तों यह वास्तविक शासक के रूप में मैसूर का शासक अपने आप को घोषित करता है। जैसे इसने दोस्तों पदभार संभाला तो 1764, 1766 और 1771 ईस्वी में दोस्तों चूंकि जो मैसूर वाला एरिया था दोस्तों यह धीरे धीरे काफ़ी मजबूत हो रहा होता है
और धीरे धीरे इसने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज, मराठा और जो निज़ाम थे ये इन लोगों के खिलाफ हो गए थे। और इन्होंने दोस्तों हैदर अली के सामने युद्ध करने का प्रस्ताव रखा था और युद्ध भी कई बार इन्होंने युद्ध भी किया था। 1764 में, 1766 में और 1771 ईस्वी में दोस्तों हैदर अली को इन्होंने कई बार भी पराजित किया, लेकिन आपस में संधि के कारण यहाँ पर इनको ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा। 1782 ईस्वी में दोस्तों हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसका उत्तराधिकारी आता है टीपू सुल्तान, जो उसका बेटा है। 1782 में इसका उत्तराधिकारी बनता है इसकी मृत्यु के बाद, लेकिन यह 1787 ईस्वी में जाके यह अपने पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण करता है और तब से दोस्तों यह मैसूर का शासक बनता है, यानी मैसूर की कमान अब इसके हाथ में आती है। और यह दोस्तों वह प्रतापी शासक था जिसने दोस्तों पूरी अंग्रेजी सत्ता को अकेले हिला के रख दिया था, यानी दक्षिण भारत के शेर कहा जाने वाला शासक था। तो इस प्रकार दोस्तों टीपू सुल्तान के काफ़ी प्रभाव दिखे हैं हमारे भारतीय इतिहास में, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। थॉमस मुनरो नाम का एक व्यक्ति था दोस्तों, जो कि ब्रिटिशर था। इसने दोस्तों टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा का टाइटल दिया था। इसने देखा था कि टीपू सुल्तान काफ़ी प्रतापी था, इसके निर्णय काफ़ी खतरनाक थे और इसके द्वारा जो काम किए जा रहे थे वो काफ़ी अलग तरीके के थे, यानी इसने मतलब चुनौती दे रखी थी पूरे ब्रिटिश सत्ता को। इसलिए जो थॉमस मुनरो नाम का व्यक्ति था, इसने अशांत आत्मा के नाम से इसको पुकारा था। तो परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि टीपू सुल्तान को किसने अशांत आत्मा के नाम से पुकारा था, तो थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को यह संज्ञा दी थी। टीपू सुल्तान भी काफ़ी कूटनीति वाला व्यक्ति होता है और यह दोस्तों अपनी कूटनीति के हिसाब से जो हैदराबाद के निज़ाम थे और इधर मराठा थे, इनको दोस्तों अपने में मिला लेता है। यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आसपास के एरिया थे जिनके खिलाफ जा रही थी मैसूर की सत्ता, लेकिन वहाँ पर टीपू सुल्तान ने इनको आपस में मिला लेता है और एक काफ़ी मजबूत कदम रखता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये युद्ध लड़ने के लिए राजी भी हो जाता है। बस जान रहा होता है कि ये जो अंग्रेज होते हैं ये भारत को लूट के ले जाएंगे, इसलिए इसने संगठन बनाया और इन दोनों को आपस में सहयोग करने के लिए बोला और ऐसा हुआ भी। और इसका परिणाम दोस्तों आगे हम देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध में भी इनका परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, एक बार तो टीपू सुल्तान का इन्होंने साथ दिया, लेकिन दोबारा इन्होंने फिर से दोगलापंथी कर गए और इन्होंने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया और नतीजा वही हुआ, बाद में जाके पूरी अंग्रेजी सत्ता जो थी उनके हाथ में आ गई। निजाम और मराठाओं ने इनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 ईस्वी में। प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में। दोस्तों इसके बारे में विशेषता हम देखेंगे कि जब पहला युद्ध लड़ा गया था तब दोस्तों जो अंग्रेज जो थे वह मराठों को और हैदराबाद के निजामों को इन्होंने दोस्तों अपने में मिला लिया था, जो कि दोस्तों मिलके इन्होंने हैदर अली को हराने की कोशिश करी थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बाद में फिर से ये निजाम और मराठा हैदर अली के पक्ष में आ जाते हैं और होता यह है कि हैदर अली की यहाँ पर विजय होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि विजय के बाद एक संधि की जाती है। दोस्तों संधि कब होती है, जब युद्ध समाप्त होने को होता है, युद्ध के लास्ट वर्ष में होता है। तो दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में। तो यहाँ पर 1769 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसका नाम है दोस्तों मद्रास की संधि। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की गई थी दोस्तों, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में संधि की गई थी। अब दूसरा युद्ध देखेंगे दोस्तों, 1780 से लेकर 1784 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका परिणाम यह हुआ दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा जो पहले संधि की गई थी, प्रथम संधि की गई थी मद्रास की संधि, तो यहाँ पर दोस्तों अंग्रेज जो थे वह उतने में सीमित नहीं रहना चाह रहे थे। ये तो दोस्तों अपना साम्राज्य जो है विस्तार करने को सोच रहे होते हैं। तो जो संधि की गई थी उसको दोस्तों इन्होंने उल्लंघन किया, जिसकी वजह से एक बार फिर से हैदराबाद के निज़ामों ने उनका साथ दिया और एक बार फिर से यहाँ पर मैसूर के शासक जो हैदर अली थे इनके साथ युद्ध होता है। और दोस्तों यह युद्ध काफ़ी भयंकर होता है और यह युद्ध दोस्तों एक बार फिर से बराबरी पर जाके टिकता है। यहाँ पर एक संधि करी जाती है युद्ध के लास्ट में 1784 ईस्वी में, जिसको दोस्तों मंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर युद्ध यहाँ पर समाप्त होता है। और यह युद्ध दोस्तों दोनों पक्ष का बराबरी होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जानने योग्य ये है कि जब इस समय पर युद्ध हो रहा होता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का जो वायसराय था वह भारत में ब्रिटिश सत्ता संभालने लगा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही मैसूर के जो हैदर अली थे इनके खिलाफ युद्ध करने के लिए अमरकोट को भेजा था। पोर्टोनोवा के युद्ध में दोस्तों हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1782 ईस्वी में हैदर अली की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में एक बार फिर से इनके बीच अंग्रेजों के युद्ध होता है, जिसको दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दोस्तों जो टीपू सुल्तान होता है वह फ्रांस और कस्तुनतुनिया के जो शासक थे वहां से इन्होंने समर्थन लेकर अंग्रेजों से युद्ध करता है। अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आता है और इस प्रकार दोस्तों अंग्रेजों ने काफ़ी बुरी तरीके से टीपू सुल्तान को यहाँ पर पराजित किया था। और पराजित होने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक संधि करी जाती है जो कि 1792 ईस्वी में
यहाँ पर एक संधि करी जाती है जिसका नाम है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आपने देखा कि पहले दोस्तों युद्ध होता है, युद्ध जब शांत नहीं होता है या फिर युद्ध जब शांत करने की बारी आती है तो इनके बीच में एक संधि कर ली जाती है। क्योंकि संधि नहीं करते दोस्तों तो इसमें से दोनों पक्ष का नुकसान होता, क्योंकि दोनों पक्ष बराबरी के थे और इनके बीच युद्ध भी काफ़ी भयंकर हो रहा होता है। तो 1792 ईस्वी में दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है, जिसमें से एक बार फिर से टीपू सुल्तान को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और काफ़ी साम्राज्य जो है अंग्रेजों को देना पड़ता है। यहाँ पर जो शासक होता है वह वाइसराय होता है, वो कॉर्नवालिस था, जो कि दोस्तों यह देखता है कि अब हम टीपू सुल्तान को पराजित कर चुके हैं, तो जो पूर्वी इलाका है यानी जो पश्चिमी देशों से जो पूर्वी इलाका है अपना भारत वाला एरिया, इस पर अब ये दोस्तों पूरी तरीके से कब्जा कर चुके होते हैं और ये मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने देता है और शत्रु को पराजित भी कर देता है। मराठा और निजामों को इकट्ठा करके जो मैसूर को पराजित करना चाह रहा होता है, तो इसी बीच उसने खुद बोलता है मैंने अपने मित्र को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया, यानी इन दोनों को इसने मजबूत भी नहीं होने दिया और जो इसका शत्रु था उसको कमजोर भी कर दिया। यानी इनकी नीति ऐसी थी कि जो इसके भारत देश के अंदर थे उनको आपस में लगाओ और जो मजबूत होने की स्थिति में जा रहा है उसके विपक्ष में इसको खड़ा कर दो। तो इस प्रकार की नीति इसने अपनाई थी दोस्तों और इस नीति में कामयाब भी हुआ। क्योंकि यह कामयाब क्यों हुआ था? क्योंकि जो छोटे छोटे साम्राज्य थे भारत में वो खुद आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, वो खुद एक दूसरे को मार कर अपना शासन कर रहे होते हैं। दोस्तों यही कारण था कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और नीति करो की राज अपनाई थी और इसी वजह से भारत में अंग्रेजों का हुकूमत आई और इसी वजह से भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम बना। क्योंकि अगर भारतीय लोग यदि आपस में रहकर इकट्ठा रहना चाह लेते तो अंग्रेज कभी भारत पर हावी नहीं हो पाते, भारत को कभी गुलाम नहीं बना पाते। इन्होंने सहायक संधि जो है टीपू सुल्तान के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया, क्योंकि अब जो है मैसूर जो है अब पूरी तरीके से कब्जे में आ चुका होता है। तो इन्होंने दोस्तों अपने तरीके से नियम बनाए और पूरी तरीके से मैसूर वाले इलाके में इन्होंने लागू कर दिया था। लास्ट में दोस्तों युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, जिसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्योंकि तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित तो हो गया था, लेकिन फिर भी वह घायल शेर की तरह सामना करना चाह रहा होता है और एक बार फिर से इनके साथ युद्ध करता है और 1799 ईस्वी में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। जैसे इसकी मृत्यु होती है दोस्तों, उस समय पर गवर्नर जनरल जो था वो बेलेजली था। इसने दोस्तों यह बोलता है कि भारत का जो सबसे प्रतापी शासक है वह टीपू सुल्तान था, अगर यह कभी पराजित नहीं होता तो अंग्रेज कभी हावी नहीं हो पाते। इसने दोस्तों काफ़ी हद तक मेहनत करी, काफ़ी हद तक अंग्रेजों से लड़ाई करी और अपने देश को बचाने की काफ़ी कोशिश करी। लेकिन अपने देश के कुछ ऐसे गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन दिया, अंग्रेजों का साथ दिया और खुद अपने देशवासियों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी और नतीजा यही हुआ कि ना वो बढ़ पाए ना तो अपने साम्राज्य को बढ़ने दिया। इसका फायदा किसी थर्ड पर्सन ने, अंग्रेजी सत्ता ने उठाया और अपना तरीके से हुकूमत कर लिया पूरे। मतलब अब इस वीडियो से कंफर्म हो गया कि इस भारत का जो दक्षिणी वाला इलाका है यहाँ पर भी अंग्रेजों का सामना हो चुका था और यहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा बना लिया था। अब इनका जो व्यापारिक मार्ग था, जो केरल वाला रास्ता था यानी समुद्री तट का जो रास्ता था, उस पर इन्होंने दोस्तों पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अब ये अपने तरीके से व्यापार कर रहे होते हैं। अब दोस्तों जब महान शासक बचे ही नहीं तो कौन सामना करेगा इनका? तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा दोस्तों अंग्रेजों का मैसूर के साथ संबंध कैसे रहा है। अगली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों अंग्रेजों का सिख के साथ कैसे संबंध रहा, क्योंकि सिख के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा चलता था, वो भी दोस्तों भारत को बचाने में लगे हुए थे। तो इस टॉपिक को दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। यदि अपने भारत देश को प्यार करते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।